बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में आज नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब को हिरासत में ले लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस गिरफ्तारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, इसकी सख्त मज़ाहमत करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज कहना था कि एहतिसाब के मामले में किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सऊदी वली अहद कल रात भारत दौरे पर पहुंचे हैं। मौजूदा कशीदगी की फ़िज़ा में आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या भारत जो हासिल करना चाह रहा था वो हासिल कर पाया है इस दौरे से? भारत में काफ़ी मायूसी है मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब के दौरे के बाद, और मायूसी उन्होंने असल में खुद अपने ऊपर खुद तारी कर ली है। उसकी वजह यह है कि वो 2016 में जो जाके जप्पी पाई थी मोदी साहब ने रियाद में, उसके बाद रियाद से गालिबन इन्वेस्टमेंट तो उनके यहाँ हो रही है। ज़ाहिर है अरामको भी उनके यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है वो भी कर रही है। मगर जो हालात हैं वो हालात, मैंने पहले भी बात की कि वो मईशत तो अपनी जगह है, वो तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। भारत से बहुत ज़्यादा जो शख्सियात हैं वहाँ के, जो मैन पावर हैं, मजदूर हैं, जो जो बैरून मुल्क काम करने वाले, बहुत बड़ी तादाद आपको नजर आती है। खलीजी रियासतों में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आबादी भी ज़ाहिर है वहाँ पे ज्यादा है। लेकिन जो दिफाई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है, वो उस सूरत हाल में गालिबन मोदी साहब उस वक्त समझ नहीं पाए। वो ये समझे कि वो कोई डिफेंस का भी उनके साथ मुआहदा हो रहा है। वो सऊदी अरब को सूट नहीं करता, सऊदी अरब कर ही नहीं सकता। जो खित्ते के हालात हैं, जो बाकी सारे मामलात हैं, उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तानी फौज के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसकी पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के दिफाई इदारों, और वो पाकिस्तान को माशी तौर पे भी बुरे वक्तों में साथ रहा है। अब मोदी साहब ने आज एक अजीबो गरीब बात की। उन्होंने कहा हमारा और सऊदी अरब का सदियों पुराना साथ है। अब मैं इस बात को अगर कोई वजाहत फरमाए इंडिया से कि इंडिया सदियों पहले, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। 1932 में तो सऊदी अरब बना है, 1947 में बरे सगीर ने आज़ादी ली है हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, तो सदियों पुराना रिश्ता जो है वो तो फिर या तो कोई मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इशारा था, उनका किस तरफ इशारा था? उन्होंने कहा सदियों पुराना ताल्लुक है हमारा और सऊदी अरब का। इसकी तरह कोई वजाहत, कोई भी शख्स वजाहत फरमा दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसको सुन के ही तारीख उलट पुलट हो गई सारी। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि अब इंडिया क्या करेगा? ठीक है, एक इंतजार ये हो रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं कशीदगी की पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन वो वाज़ेह बयान, तफसीली बयान बाद में देंगे। अब वो तफसीली बयान कहा कि मसाइल को जो है मसाइल को, लेकिन तफसीली बयान का ये उन्होंने रुक गए वहां पे, वो वहां रुक गए, और तफसीली बयान उनका क्या आता है वो अब देखना है। ऐसे। अच्छा, मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं दोबारा उस बात को दोहरा के फिर वापस आता हूँ कि मुमकिन चीजें क्या हैं। सफारती महाज पे भारत ने बहुत से जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो जनरल असेंबली के अंदर और उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। सफारती महाज पे भारत बहुत ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन उतना तेज नहीं हुआ जितना भारत के अंदर, जहां तक भारत ले गया था दर्जा हरारत को, उतनी बात बन नहीं रही दुनिया में। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो सऊदी वजीर खारजा ने बात की, उन्होंने कहा कि जी आप कोई सबूत है तो दिखाएं। ठीक है, कुछ सबूत है तो दिखाएं। दहशत उनको, यानी जो मुश्तरका एलामिया में तो उसमें तो जिक्र ही नहीं हुआ, उसमें सरहद पार दहशतगर्दी भी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात। उन्होंने कहा इलाके में, खित्ते में दहशतगर्दी, हर जगह दहशतगर्दी, यमन में, इराक में, सऊदी अरब में, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। हम तो मुजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान मुजम्मत कर रहा है जो कुछ कश्मीर में हो, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तानी मुजम्मत कर रहे हैं, और लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि ये हालात आपने खुद पैदा किए हैं कश्मीर के अंदर, और ये हालात आप और बिगाड़ेंगे अगर आप मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात से हल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की पोजीशन है।
और आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से या बाकी लोगों से और पाकिस्तान से मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे कश्मीर पे तो फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान कोई हमायत कर रहा है किसी मुल्क में दहशतगर्द, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें अफसोस है कि वहां इंसानी बेगुनाह इंसानी जाने जा रही है, मगर किसकी हट धर्मी की वजह से जा रही है? सवाल ये है ना, किसकी हट धर्मी की वजह से जा रही है? जब आप वहां पर पाकिस्तानी कैदियों को मारना शुरू कर दिया जेल में, ठीक है, तो इससे मैंने आपसे कल बात की थी ना कि आप बैनुल अक़वामी सतह पे या तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छा इमेज बना के मोदी साहब जाए, वो अब बदमाशों वाला इमेज आ गया कि अपने ही लोगों को आप मार रहे हैं। कभी कश्मीरी, एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कश्मीरी जितने हैं उनका बाइकआउट कर दो, कश्मीर की जो हमने उनको आर्टिकल एक आर्टिकल उनका मेरे ख्याल से 270 शायद उसके तहत को खुसूसी दर्जा दिया, तो वो वापस छीन लो, ये करो वो कर। वो एक अजीब किस्म की उन्होंने वहां पर सूरत हाल बना दी है, जिससे कोई उनका नरम, कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा मोदी साहब पर। आज आप मोहम्मद बिन सलमान साहब से उनकी मुलाकात देखें तो वो परेशान है। मोदी साहब जब एयरपोर्ट क्यों गए, वो लोग कह रहे हैं जब ये नहीं कर सकते थे, मतलब वो जो उनका सारा एक तवील उनकी जप्पी पाओ डिप्लोमेसी थी, उसका बड़ा गरक हो गया आज। अच्छा, लेकिन अब क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना इंडिया, क्या ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ करेंगे। उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने आज कहा है कि मुझसे बार बार ना पूछें कि हमने क्या कर रहे हैं, उसके नतीजे हमारे मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान को पता चल जाएंगे। अजीब गरीब बात है। अच्छा, वो क्या मंसूबे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो इंडिया करेगा। अच्छा, या मोदी साहब करेंगे? इस वक्त उनके इलेक्शन सर पे खड़ा है, मतलब वो तो बहुत ही अजीब सूरत बन गई ना। लेकिन उससे पहले जरा सियासत पे आ जाते हैं, मुल्क की सियासत पे। आज मैं जरा 70 की दिहाई में मेट्रोपोल होटल होता था कराची में, अगर उसकी तस्वीर कहीं से मिल जाए, कराची का मेट्रोपोल होटल होता था, बड़ा जबरदस्त होटल, ठीक है। और 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में ये मेट्रोपोल होटल जो है, मेट्रोपोल होटल कराची की जो सकाफती सरगर्मियां होती थी उनका तकरीबन मरकज समझा जाता था मेट्रोपोल होटल। उस मेट्रोपोल होटल के अंदर शाम को उस जमाने में 60 और 70 की दिहाई में वहां पे मुख्तलिफ क्लब्स भी बने हुए थे, लोग खाना खाने भी जाते थे, लेकिन क्लब्स भी हुआ करते थे। मेट्रोपोल होटल कराची, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं, मेट्रोपोल होटल। अच्छा, मेट्रोपोल होटल जो है और बड़ी सकाफती सरगर्मी होती है सब कुछ, तो वहां पर मेट्रोपोल होटल में एक होता था समर क्लब। समर क्लब जो है वो शाम को वहां पे म्यूजिक वगैरह और उस जमाने का जो भी कल्चर था, कल्चरल एक्टिविटीज वहां होती थी। तो समर क्लब में 70 की दिहाई में एक दिन क्या हुआ कि मुख्तलिफ नौजवान जाते थे ग्रुपों की सूरत, और वो वहां के जाके पार्टियां वगैरह अटेंड करते थे। कुछ डांस पार्टियां हो रही हैं, कुछ इस किस्म की पार्टियां। समर क्लब बड़ा मशहूर था। तो उसमें एक दिन क्या हुआ कि कुछ नौजवान गए और उन नौजवानों का एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो गया, ठीक है। तो एक ग्रुप को जो लीड कर रहा था बंदा, जब बहुत झगड़ा खराब हो गया तो जो दूसरा ग्रुप था वो थे बलोच, और वो थे बुगटी कबीले से उनका ताल्लुक था। उन्होंने क्या किया कि वो एक ग्रुप जो था उसके नौजवान जो थे वो फंस गए, और उधर से जो बुगटी क्लब के नौजवान थे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन क्लब के अंदर समर क्लब में घेर लिया। सही। वो जो दूसरे लड़के थे उनका जो लीडर था वो गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठ के वो PCHS कराची का इलाका है उस तरफ भागा, पीछे पीछे वो बलोच लड़के, वो गाड़ियां तेजी से, 2-3 गाड़ियां थी, वो तेजी से भागे लड़के। वो कराची सिंध से थे, और बाकी जो पीछे वो बलोच बुगटी कबीले के लड़के। ठीक है। ये सीधा जाके ये जो इनका लीड कर रहा था इन लड़कों को, जो नौजवान, उसने अपने दोस्त के घर में पनाह ली, और वो दोस्त का घर था PCHS के अंदर, ठीक। और दोस्त के घर में पनाह ली, और दोस्त उसका जो था वो छत पे चढ़ गया अपनी बंदूक लेके, राइफल लेके, और उसने वहां से बाकायदा फायरिंग कर दी। फायरिंग करके हवाई फायरिंग की, और उसके नतीजे में और भी असला फिर निकल आया वहां पे, फायरिंग की, और उसके नतीजे में वो बलोच जो कि बुगटी कबीले के थे वो चले गए। और ये जो नौजवान, उसको उसके दोस्त ने पनाह दी अपने घर पे PCHS में। ये जो नौजवान था जिसका पीछा बलोच कर रहे थे बुगटी कबीले के, ये नौजवान आगे जाके पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब कहलाते हैं। अच्छा। और जिस दोस्त के घर में वो पनाह लेते हैं और जो दोस्त बंदूक लेके छत पे चढ़ता है, उसका नाम है आगा सिराज दुरानी। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो इस वाक्य को बताने का मकसद ये है कि इस
जरदारी साहब और आगा सिराज दुरानी साहब की जाती दोस्ती 70 की दिहाई से है। ये एक तो सियासी दोस्ती है ना, पुरानी दोस्ती है। आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं उनके वालिद भी स्पीकर रहे हैं सिंध असेंबली के जी। और एक उनके चचा गालिबन या ताया जो हैं वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं सिंध असेंबली के। और 1985 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, गालिबन जीते नहीं थे और 88 में जीते। और जरदारी साहब के जाती दोस्त और फिर पीपल्स पार्टी में ही रहे, मुसलसल पीपल्स पार्टी में रहे। 2013 से ये स्पीकर हैं सिंध असेंबली के। अच्छा, अब इनकी जो गिरफ्तारी है वो 71 शख्सियात हैं जिनको, जो कि नैब के रेडार पे हैं और जिनको नैब ने उठाना है। उसमें आप हमारे इंतहाई मोहतरम खुर्शीद शाह साहब, अच्छा, खुर्शीद शाह साहब जो हैं नैब के, ये नहीं कि नैब ने उठाना है, मतलब नैब के जो तैयारियां हैं, ये जरूर उठाएगा नहीं उठाएगा, बहरहाल नैब 71 शख्सियात को सिंध में नैब ने जो है, नैब का प्लान है। उसमें मुकेश चावला जो हैं वो भी हैं, उसमें जाम खान शोरो, बाकी लोग मैं नाम लेता रहा हूँ इस प्रोग्राम में बहुत दफा। लेकिन खुर्शीद शाह साहब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खुर्शीद शाह साहब हो सकता है फौरी तौर पर, लेकिन खुर्शीद शाह साहब भी हैं, उनको खुद भी इल्म होना चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब, कल जो मैंने बात की थी कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे, देखें ना, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे। खुर्शीद शाह साहब बाकायदा मनाने गए हैं, बाकायदा दरख्वास्त करने लाहौर गए शहबाज शरीफ साहब से कि आप तशरीफ लाएं इस्लामाबाद में और आके मुलाकात करें, और जरदारी साहब भी हैं और ये भी और वो भी। एक पार्टी जो है उस, मैंने कहा था ना, ऑपरेशन ये दबड़दूज जो है, ये वक्त, ये मेरा जुमला नहीं है, मेरा जुमला सिर्फ ऑपरेशन दबड़दूज है। दूसरा जुमला जो है एक और शख्सियत का है, ठीक है। ये ऑपरेशन वक्त और कैद, वक्त और रफ्तार की कैद से आजाद है, वक्त और रफ्तार की कैद से आजाद है। जो भी दरमियान में आएगा वो रोनता हुआ निकल जाएगा ऑपरेशन। अच्छा, उसके बाद अब मसला ये है कि अब ये पंजाब पे आके, मुस्लिम लीग नून पे आके फुल इसने जबरदूज किया, एक हद तक टुक 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 करके अब इसका रुख जो है वो सिंध की तरफ आ गया, ठीक है, और सिंध की तरफ अभी ये चल पड़ा है। अच्छा, अभी वो रुख खत्म नहीं हुआ, पंजाब अपनी जगह बाकी है। मियाँ साहब अपनी जगह मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी शख्सियात उधर 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 उधर, मरियम साहब, वो सारा अपनी जगह चल रहा है। लेकिन अब इधर जो रुख जो है वो सिंध की तरफ चल पड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो 4 रेफरेंसेस हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं। एक तो आगा सिराज दुरानी साहब को मैंने बताया, मैं इस प्रोग्राम में पहले भी उनका जिक्र कर चुका हूं कि आगा सिराज दुरानी साहब एक पुराने और अच्छे पीपल्स पार्टी के, जो यानी अच्छे से मुराद ये कि अच्छे बुरे वक्त में हर वक्त पीपल्स पार्टी में रहे वो, और लेकिन 2015 में गालिबन इस प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि उनके घर में कोई हादसा पेश आया था, उसके नतीजे में नोट जल गए थे बहुत सारे। वो क्लिप अगर पड़ा है तो चला दे, और बहुत सारा सोना भी था। वो क्लिप अगर तैयार है, 2015 4 साल पहले बात हुई थी, जरा सुनाएंगे प्लीज। आगा सिराज दुरानी के अपने दुख हैं, बेचारे स्पीकर हैं, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मगर जब से वो गड़ी यासीन में छापा पड़ा है, जमीन से निकला है, वो खुदाई वुदाई हुई है। 200 किलो सोना, तोला नहीं किलो, तोला नहीं किलो, किलो 200 किलो सोना, पैसा अलग है। बहरहाल पता नहीं सिराज दुरानी साहब का उससे ताल्लुक है या नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिराज दुरानी साहब का दुख जो है, परेशानी, 2 किलो सोना गड़ी यासीन के अंदर जमीन से। जी डॉक्टर साहब, जो आगा सिराज दुरानी साहब हैं, अच्छा, आगा सिराज दुरानी साहब का अब देखें कि नैब आगे किस तरह चलती है। लेकिन आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं, उनका एक पीपल्स, जो मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, स्पीकर सिंध असेंबली, और यहां पर थोड़ी सी जो जीडीए है सिंध की, जीडीए भी थोड़ी सी इस वक्त आप देखें कि वो आपको उनकी पोजीशनिंग भी खराब हो गई है। उसकी वजह यह है कि पीर पगारा सुबुतुल्लाह राजदी साहब जो हैं, उनकी एक हमशीरा, एक उनकी बहन आगा सिराज दुरानी साहब की अहलियां हैं, काबिल है, तो एक ताल्लुक पीर पगारा साहब के खानदान से भी बनता है आगा सिराज दुरानी साहब का। अब यहां पे देखना है आगे कि आगे आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी, आज जो जरदारी साहब ने बात की, 4 रेफरेंसेस दायर होने जा रहे हैं और 4 रेफरेंसेस तैयार हैं,
जी। ठीक है, बाकी कितने रेफरेंसेस उस जीआईटी के नतीजे में, एक वो जीआईटी है ना जो जरदारी साहब वाली ओमनीगुर वाली जीआईटी है, उसमें आगे कितने रेफरेंसेस बनते हैं वो अभी देखना है। लेकिन ये अलग रेफरेंस है, आगा सिराज दुरानी साहब का बिल्कुल एक अलग मामला है, इसको जरदारी साहब के मामला से ना मिलाएं। लेकिन वो जो 4 रेफरेंसेस हैं, उन रेफरेंसेस में मसला जो है वो ये है कि एक जो रेफरेंस है जो कि पाक लेन पैराथन के वाला है, उसमें एक तो पैराथन पार्क लेन पैराथन है, इसमें जो पार्क लेन वाला हिस्सा है, पार्क लेन वाला हिस्सा, ये कोई 1.6 अरब रुपए की जमीन है। ठीक है, कोई 800 कैनाल के करीब, और ये इसको फिर नेशनल बैंक से कर्जा लिया गया था और फिर उसमें कर्जा माफ करवा लिया गया था उसको दिवालिया जाहिर करके। इसमें जो पार्क लेन वाला हिस्सा है उसमें बिलावल साहब उसमें मरकजी जिसे कहना चाहिए कि एक्यूज के तौर पे, मुल्जिम के तौर पे, नैब के रेफरेंसेस का मैं बता रहा हूं जो आने वाले दिनों में नैब के रेफरेंस, और बिलावल साहब को बुलाया भी गया था। नैब का ये कहना है कि बिलावल साहब को बुलाया था 2008 में, लेकिन बिलावल साहब की जगह जो है फारूक नाइक साहब पेश हुए थे 2 दिसंबर 2018 को। ठीक है, बिलावल साहब की जगह, तो बिलावल साहब का नोटिस सर्व हो चुका है। अच्छा, दूसरा जो है उसमें वो है उपल 225 केस है ये, इसमें अदी फरियाल तालपुर साहिबा हैं और जरदारी साहब फिर इसमें दोबारा मेन एक्यूज्ड हैं। उसमें बिलावल और जरदारी साहब दोनों हैं इसमें, जरदारी साहब और इसमें यूनुस कदवई साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक पिंक रेजिडेंसी केस है तीसरा, और उसमें भी मेन एक्यूज्ड जरदारी साहब हैं, और वो अब्दुल जब्बार मेमन वाली जमीन और वो सारा मामला। अच्छा, अब इसमें जो, और उसमें दूसरा फिर जो है वो डिंशा साहब, डॉक्टर डिंशा का के नाम, और बाकी सारे, अब्दुल जब्बार मेमन एक शख्सियत है वो सारी। तो अब जरदारी साहब इसमें पॉलिटिकली इसको कैसे हैंडल करते हैं? असल बात जो है वो सियासी तौर पे जरदारी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को दूर कर लिया है जरदारी साहब से। शहबाज शरीफ नहीं आए, कौमी असेंबली का इजलास पता नहीं आज हुआ नहीं हुआ, खुदा जाने क्या हुआ, इररेलेवेंट असेंबली है, लेकिन पता नहीं असेंबली का इजलास हुआ या नहीं हुआ। और जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने आप को उसने अलग किया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये तासुर है कि हमारा कोई मामला नरम हो रहा है, कोई तय पा रहा है, कोई पैसे देने का, कोई ना देने का, कोई दूसरा मामला, कोई जमानत हो जाएगी, ये वो जरदारी साहब से अपने आप को अलग करके ले गए। जरदारी साहब की मुलाकात आज फजलुर रहमान साहब से हुई है, लेकिन उसमें भी कोई बात वाज़ेह नहीं हुई। असल जो बात है वो क्या है वो मैं अब बताने लगा हूं। अगर प्रोग्राम जरदारी साहब ने खाने पे भी बुलाया है तमाम इमरान को, मैं जाऊं? अच्छा, उनको बुलाया, सॉरी, मैंने कहा मुझे बुलाया, शायद मैं माजरत, मैं तो उठने लगा था बीच में। अच्छा, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी क्या बातचीत होती है देखना है, लेकिन ये है कि अब जो जरदारी साहब का जो असल मामला है अब वो सुने। असल मामला क्या है? असलम मसूद साहब जो हैं, जिनको जदा से लाया गया है, वो बीमार हैं, उनके जाहिर है कि उनको कैंसर है, उनकी किडनी का भी मामला है। वो एक में 4 नाम मैं आज के प्रोग्राम में लेने लगा हूं जो कि अब तक आज के दिन तक कहीं पर मीडिया में, अखबारात में, किसी जगह पर सामने नहीं आए। और जरदारी साहब किसी भी हवाले से अगर वजाहत फरमाना चाहें या उनकी तरफ से, मिसाल के तौर पे कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मरकजी रहनुमा ने वजाहत की कि शहरी रहमान साहबा उस मुलाकात में नहीं थी। मैंने कहा था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के वफूद गए थे सेनेट से, तो उन्होंने कहा कि शहरी रहमान साहबा नहीं गई थी। तो मैं उस यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि गालिबन शहरी रहमान साहबा नहीं गई थी। फिर सवाल वही है कि फिर मुशाहिदुल्लाह खान और राजा जफरुल्लाह साहब मिले थे वली साहब से, तो शहरी रहमान गई थी नहीं गई थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से चूंकि उनके रहनुमा ने कहा नहीं गई थी, तो मैं यहाँ पे वजाहत पेश कर देता हूँ कि नहीं गई थी उनके मुताबिक। ये 4 नाम जो हैं ये बुनियादी किरदार हैं। अब असल बात है कि डॉक्टर आसिम बाहर जा रहे हैं, मंजूर काका बाहर जा रहे हैं, असलम मसूद मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये सारी शख्सियत जा रही हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन बाहर जा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। एक दूसरे को पैसा दे रहा है, दूसरे तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, आखिर में ये पैसा कहां जा रहा है? आखिर में ये सारा पैसा कहां जा रहा है? देखिए ना, आसिम हुसैन कहीं एक जगह दे रहे होंगे, दूसरी जगह दे रहे होंगे, इधर दे रहे होंगे, उधर, यानी आखिर में कहीं पैसा कहीं तो जाएगा ना।
वो जो मुश्ताक महर जी एयरपोर्ट पे अयान अली साहिबा को छोड़ने के लिए गया था बंदा, जी अब ये कितनी अजीब बात है कि अयान अली साहिबा ने 104 दुनिया के गैर मुल्की चक्कर तो लगाए, जो गैर मुल्की चक्कर उन्होंने लगाए उनकी ओमनी ग्रुप से पेमेंट हुई, जी। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि 4 उनके गैर मुल्की दौरे ऐसे भी हैं जिनकी ओमनी ग्रुप से पेमेंट नहीं हुई, सही क्योंकि वो उस वक्त की मुल्क की सबसे बड़े ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत चूंकि उस जहाज में सफर कर रही थी और अयान अली भी उस जहाज में थी। तो 104 तो पेमेंट्स हैं और बाकी जो सफर हैं वो सरकारी उससे हुए। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बहरहाल, लेकिन जो नाम अभी मैं लेने लगा हूं, अगर थोड़ा सा मुझे वक्त दें तो जी। ये 4 नाम मैं आपको बताने लगा हूं कि आखिर में पैसा जाता कहां है। भाई अनवर मजीद ने कहा दिया, अनवर ये जरदारी साहब का असल कौन से लोग हैं? अनवर मजीद नहीं, असलम मसूद नहीं, मंजूर काका नहीं, डॉक्टर आसिम हुसैन नहीं, यूनुस कदवाई नहीं। असल में जरदारी साहब के वो 4 लोग कौन से हैं जिनके पास सारी दुनिया का पैसा जाता है और वो फिर मैनेज करते हैं? वो कौन है? ठीक है, अब आप नाम सुने जरा, जरदारी साहब की तरफ से वजाहत आ जाए तो बहुत ही अच्छा। 4 नाम सुने, और कमाल की बात यह है कि चारों के चारों इंडियंस हैं। अच्छा, चारों भारत के हैं। सबसे पहले तो आशीष मेहता। आशीष मेहता ये जरदारी साहब के तमाम दुनिया के में जरदारी साहब की जितनी जायदादें हैं ये जरदारी साहब के स्टेट मैनेजर हैं। सही, स्टेट मैनेजर, सही। स्टेट ई वाला स्टेट मैनेजर, जो यानी जितनी जायदादें प्रॉपर्टीज ये वो सारे आशीष मेहता। दूसरा नाम, और ये भी इंडिया से हैं, ये जरदारी साहब के हेड ऑफ फाइनेंस हैं। तमाम पैसा अनवर मजीद का या डॉक्टर आसिम या असलम मसूद, ये सारे इन सब के पीछे 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 जो असल बंदा है वो बंदा कौन है जो जरदारी साहब का फाइनेंस देखता है? जॉर्ज कोरिया, KURAIN, जॉर्ज कोरिया हेड ऑफ फाइनेंस है जरदारी साहब के। तमाम पैसा और तमाम गैर मुल्की रिहाइशें, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, इधर उधर जो पैसा डालता जाता है उस वो बज़ाहिर लगता है कि असलम मसूद ने उनको दे दिया, उस पाकिस्तानी ने उसको दे दिया, उसने जो आखिर में पैसा जो कहते हैं ना पर्दों के पीछे छुपे हुए 4 नाम हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जी। जरदारी साहब के हेड ऑफ स्टेट ग्लोबल, उसका नाम आशीष मेहता है। ग्लोबल जरदारी साहब के हेड ऑफ फाइनेंस का नाम जॉर्ज कोरिया है। और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जरदारी साहब के, जो तमाम इंतजामी अमूर को देखता है बंदा पूरी दुनिया में बैठ के, ये अनवर मजीद को भी नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता, किसी ना वो तो एक जगह डालते जा रहे हैं ना। आखिर में जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन जरदारी साहब के तमाम प्रॉपर्टीज की तमाम दुनिया में देख रहा है उसका नाम है विल्सन। ठीक है। क्रिश्चियन फ्रॉम इंडिया। ठीक है। और चौथा आदमी जो जरदारी साहब के इससे हटके जो प्राइवेट जाती मामलात हैं जिसको जेर बहस लाना मुनासिब नहीं है, वो जो मामलात हैं ग्लोबल लेवल पे वो आदमी देखता है, उसका नाम है बिजौ। अच्छा, अब उसको बिज्जू भी कहते हैं बाज लोग, लेकिन स्पेलिंग उसके BIJOW। ठीक है। ये जरदारी साहब का के पर्सनल मामलात ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में ये 4 शख्सियत देखती हैं। ठीक है, जॉर्ज कोरिया, विल्सन, बिजो और आशीष मेहता। ठीक है। और ये इन चारों का ताल्लुक इंडिया से है, क्योंकि जरदारी साहब किसी पाकिस्तानी पर भरोसा नहीं करते और ऐसे लोगों से बात जिनसे जो उनकी जरा बोली हिंदी उर्दू समझ भी लें, ये जरदारी साहब के पर्सनल 4 लोग हैं। बाकी तमाम चाहे वो अनवर मजीद हो चाहे दूसरे हो, वो छोटे मोहरे हैं। ये 4 शख्सियत, इनका नाम से। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। वक्फा, अब ये कहानी आगे कहां तक जा रही है वक्फा लें, उसके बाद बताते हैं बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस आके इसी पर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी। डॉक्टर साहब, आप 4 इंडियन नेशनल्स के बारे में बता रहे थे कि जरदारी साहब के जितने भी अकाउंट्स के मामलात हैं वो देखते हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया का कोई रिएक्शन आएगा? हाँ, इंडिया का तो अलग मामला है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जरदारी साहब के जो ग्लोबल लेवल पे जरदारी साहब के जो बिजनेसेस हैं
जब हम अनवर मजीद या मंजूर कादिर काका या ओमनी ग्रुप, ये सारा आखिर में जो पैसा जाता है जिसमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी शख्सियात नहीं है, बल्कि चारों इत्तेफाक से वो बात, ये आशीष मेहता हैं जो तमाम दुनिया में स्टेट जो जायदादें और जमीनी और सारा वो पैसा जरदारी साहब उनके दोस्त हैं और एक साल से, और ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी, ठीक है। और इसी तरह से विल्सन वो इंतजामी मामला देख रहा होता है, सामने पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे, ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद, हुसैन लवाई साहब, ये बाकी शख्सियत पाकिस्तानी लोग सारे, लेकिन जो पीछे बैठी हुई शख्सियत हैं वो चारों इत्तेफाक से वो इंडिया के हैं। और इसी तरह से ये बिजू है, ये जो भी है, इसको जरदारी साहब बिजू ही कहते हैं मेरा ख्याल है। फिर वो सारे उनके पर्सनल अफेयर्स को, और फिर जॉर्ज कोरिया जो कि हेड ऑफ फाइनेंस है जी। अच्छा, अब इसमें और जो पैसा देखता है, जो पैसा इधर से उधर पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, मैं हमेशा कहता हूँ कि चाइना के बैंक, हांगकांग के बैंक, इधर से पैसा उधर जा रहा है, उधर से जा रहा है, जो बाहर दुनिया के ग्लोबल लेवल पे जरदारी साहब का फाइनेंस देखता है वो जॉर्ज कोरिया है। अच्छा, अब इस मामले में जो है आने वाले दिनों में इसमें, और ये जो JIT है जो बनी है ओमनी ग्रुप के ऊपर, और जो बढ़ते आगे जाके इंडिया से पता नहीं कहां, ये इंडियन 4 तो आ गए हैं, आगे कहां जा रही है JIT इससे, और नैब साथ लगी हुई है, तो नैब के रेफरेंस इसमें अब सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसने अपने आप को अलग कर लिया है, यानी वो इनकलाब और वो बातें और वो जो सारा था कि मतलब वो सारा एक तरफ हो गया है। और वो शहबाज शरीफ साहब ने खुर्शीद शाह साहब से कहा है कि कल मेरी कमर में दर्द होगा, मैं नहीं आ सकता, अभी तो नहीं है, लेकिन कल कौमी असेंबली का इजलास भी है और जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में होना है, तो उनको बता देना, जाके मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि कल मेरी कमर में दर्द होगा। तो खुर्शीद शाह साहब वापस आ गए, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने कल मुझे बताया था कि आज उनकी कमर में दर्द था, दर्द होना है, ठीक तो हो गया होगा, तो इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने एक खुला दिल दिखाते हुए शहबाज शरीफ साहब को उनकी रिहाई पर मुबारकबाद दी, जमानत पे रहे। तो मुस्लिम लीग नून अपने मामला जो है वो अपने मामला किसी अंदाज में दाएं बाएं होके कुछ मतलब मामला ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इमरान खान साहब आ गए, साथ ही ये बात की उन्होंने आके कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग ये इसको आप छोड़ दें कि इसमें सियासी शख्सियात आ रही हैं, कारोबारी शख्सियात आ रही हैं, कोई और इसमें बैंकर्स आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, इसको छोड़ दें आप सिर्फ ये देखें कि अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम इकदाम नहीं उठाते इस वक्त, तो हमारा नाम FATF में आता है। तो इसलिए हमने उठाने और उठा के हम बताने जा रहे हैं दुनिया को कि हम ये उठा रहे हैं, ठीक है। और उसी के नतीजे में आगे आपका जो FATF के साथ मुआहिदा है उसमें गिरे से आप दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि जो आपका पड़ोसी हैं वो आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ब्लैक में डलवाएं आपका नाम, तो उसमें हम जो है वो बड़ा मुहतात। और इसी तरह से कुलभूषण यादव के ऊपर भी एक चिड़चिड़ापन आ रहा है इंडिया के अंदर, मतलब चिड़चिड़ापन आ रहा है ना कि क्या अब आगे क्या करें। देखिए वहां पर मैंने आपसे बात की ना कि रास्ते कम हैं, रास्ते कम इसलिए हैं कि 2-3 ही बातें ना, सफारती महाज पे वो फुल एक्टिव हैं, लेकिन सफारती महाज पे बात यह है कि वो मजलूम नहीं साबित कर पा रहे ना, क्योंकि वो साथ ही वो कश्मीरी, साथ ही उनके अपने अंदर लोग, साथ ही मुख्तलिफ तहरीकें वो पथराव कर रहे हैं, वो कर, वो बात बन नहीं पा रही, वो बात बन नहीं रही। सफारती महाज पे क्या मतलब है कि वो वली अहद ने कहा कि हमारे सामने सबूत लेकर आओ, सबूत तो हमारे सामने लाओ, हमें तो ये नजर आ रहा है, वही पाकिस्तान का मौका वही नजर आ रहा है कि आप वो पथराव कर रहे हैं, लड़के आपके ऊपर, बच्चे वहां के कश्मीरी, आप गोलियां मार रहे हैं आगे से उनको, ये नजर आ रहा है दुनिया को, और आपने सिक्योरिटी भी हटा ली, फिर आपने फौजें वहां चढ़ा दी, फिर तो हमें तो ये ना, हमें को सबूत दो कि पाकिस्तान का कोई, जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी गालिबन, और सारी ही जमातें, कुछ मामला हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान साहब, ANP, जहां मुल्क का मसला है सब इकट्ठे होते हैं, तो सबने फिर उसी बात की तायद की। लेकिन असल मामला यह है कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया कुछ ना कुछ तो मोदी साहब को करना है, ठीक है। या तो गैर रवायती, अल्लाह अपना रहम करे, मैं बार बार कह रहा हूं, गैर रवायती के कोई बड़ा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया जो चुप हो जाए और वो कहें कि अच्छा बस खामोशी से, यानी बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, या भी ये सफारती महाज पे महदूद जंग नामी कोई चीज नहीं है।
और इसीलिए उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम ये क्यों बताएं, पहले हम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पहले वो कहते हैं हम घुस के करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अब कह रहे हैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पाकिस्तान को प्लान पहले थोड़ी बताना है हमने। वो कर भी सकते हैं, कोई अहमकाना हरकत कर भी सकते हैं, लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता। मतलब अगर जंग शुरू होती है तो फिर वही बात की जंग फिर खत्म कैसे होगी हम नहीं जानते। साथ ही ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना बयान रोका है, ठीक है, जॉन बोल्टन साहब की तरफ से एक ट्वीट आ गया, पॉम्पियो साहब की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि हम खित्ते में मामलात को ठीक करवाने की हम कोशिश करेंगे कि मतलब इतला मिल रही है कि वहां पे कशीदगी है, हम इसको देखेगा अमेरिका, और लेकिन उनके जो बयान आएगा फाइनल तो उसके ऊपर हम तफसील कर सकेंगे कि अमेरिका का क्या बयान आता है जी। अच्छा, और इसमें अब ईरान की क्या पोजीशनिंग होती है, क्योंकि ईरान जो है उसके बारे में आज वहाँ काफ़ी सवालात हुए। लोग जो है नई दिल्ली का जो इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का मीडिया, वो काफ़ी उन्होंने आदिल जुबैर जो उनके वजीर खारजा उनसे कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ की बात नहीं। पाकिस्तान ने जाहिर है कि ईरान के साथ हमारा बरादर मुल्क है, और ईरान ने भी ये देखना है कि पाकिस्तान की सरजमीन क्या उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई है या उनकी सरजमीन तो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही। ये भी तो देखे ना, ये अब तो दोनों ने फिर आपस में बात करनी है, उनके वजीर खारजा हमारे वजीर खारजा, उनके वजीर आजम उनके सदर हमारे वजीर आजम, किस तरह आपस में उनके, और सबसे बड़ी बात है मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ फौजें, यहाँ मिलिट्री इंपॉर्टेंट है इस वक्त खित्ते के जो दुनिया के हालात हैं उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसमें उनके फौज के सरबराह हमारी फौज के सरबराह, ये फौज किस तरह एक दूसरे से अस्करी मामलात किस तरह तय करते हैं। दहशतगर्दी जो है वो एक बला है, हमने बड़ी मुश्किलों के साथ अपने पाकिस्तान में उस पर काबू पाया है, लेकिन जाहिर है उनके स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं और बहुत कुछ हो सकता है। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के तो हैं ही हैं। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश भी होगी, कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है क्या। तो पाकिस्तान और ईरान आने वाले दिनों में अपना चैनल्स अपने किस तरह से खोलते हैं, उर्दुगान साहब के आने का फाइनल ऐलान भी हो गया है। असल जो मामला है वो ये है कि हुकूमत के अंदर दरारें अब सामने आ गई हैं। जो मैं बात पहले भी कह रहा था कि बहुत सारी शख्सियात एक पेज पे नहीं है हुकूमत के वज़रा की। दो बड़े रहनुमा जो हैं वो खुल के सामने सोशल मीडिया पे आ गए। एक हमारे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और एक वजीर आजम के मावन खुसूसी नईम उल हक साहब। और झगड़ा जो है वो PTV पे खड़ा हुआ है और मैं अब इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा कि पिछले चंद माह के दौरान जो कुछ हुआ जाती तौर पे उसमें क्या रोल था किसका, मैं वो यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के ऊपर चूंकि झगड़ा हो रहा है इस वक्त भी, और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वहाँ पे जो यूनियन है जो कि MD के खिलाफ है, फवाद चौधरी साहब उनकी यूनियन के साथ खड़े हैं गालिबन। नईम उल हक साहब जो हैं वो सामने खड़े हो गए अभी, और मुझे उम्मीद है कि इस बात की कि ये इस तरह से मामला खराब होगा, अदारे के लिए भी खराब होगा, हुकूमत के लिए भी खराब होगा। तो बेहतर ये है, ये चूंकि काफी दिनों से चल रहा था लेकिन अब चूंकि खुल के सामने आ गए, और बाकी जो ये जो दोनों शख्सियात हैं जाहिर है कोई इनमें सुलह नहीं करवा सकता इमरान खान साहब के अलावा, और इमरान खान साहब यकीनन बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करेंगे, वरना ये एक तमाशा सा बन जाएगा, एक तमाशा सा बन जाएगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू हो गई है। 4 नाम मैंने आपको बता दिए, गिरफ्तारियां का आपको थोड़ा सा इंडिकेटर दे दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो JIT और बाकी तहकीकाती अदारे हैं और जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, बाकी शख्सियात हैं, पाकिस्तान से बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, पर वो करते 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 अब ये 4 नामों पे आ गए हैं। तो जरदारी साहब ये बात जहन में रखें कि ये मामला बहुत आगे तक तहकीकात का जा चुका है। इसमें मैं आखिरी बात करूं, इसमें और नवाज शरीफ साहब की JIT में क्या फर्क है। वहां पर JIT ने तलाश की थी, यहां तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, तमाम कागज दस्तावेजात बयानात, यानी अंगूठे लगा लगा के लोगों ने साइन कर करके अपने तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। कुछ तलाश नहीं करनी, ना नैब को ना JIT को, यहाँ हर चीज मौजूद है। वहां JIT बनी थी, उसने टाइम मांगा था। ठीक है, शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।